एवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंटरप्रेन्योरशिप और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे ट्रेड्स ऑफ इंटरप्रीनियर। ट्रेड्स ऑफ इंटरप्रीनियर को यदि हमें समझना है तो जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनना है और वीडियो पूरा देखना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनिए। यहां पर क्या लिखा है? ट्रेड्स ऑफ इंटरप्रीनियर। तो इंटरप्रीनियर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। इंटरप्रीनियर ये वह व्यक्ति होता है जो किसी कंपनी का मालिक होता है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कोई बिजनेसमैन, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरप्रीनियर बोलते हैं। और जो ट्रेड्स यहां पर लिखा है ट्रेड्स ऑफ इंटरप्रीनियर, इसका मतलब है यहां पर हमें बताना है कि जो इंटरप्रेन्योर होता है उसके क्या काम होते हैं या क्या लक्षण होते हैं, कंपनी में क्या फंक्शन है इस व्यक्ति का, इसके बारे में हमें लिखना है। और यहां पर मैंने पॉइंटों में लिख रखा है, उन्हीं को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि इन्हीं पॉइंटों को आपको एग्जाम में लिखना है। और या तो मैं यहां पर समझा दूंगा, वैसा आप समझ गए वो भी आप लिख सकते हैं, और जो यहां पर लिखा हुआ है वह वैसा का वैसा भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि पहले पॉइंट में आप देखेंगे लिखा हुआ है कि मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द इंटरप्राइजेज। इसका मतलब है कोई कंपनी है, उस कंपनी का जो मालिक है उसका पहला काम है उसको मैनेज करना, मतलब व्यवस्थित रूप से चलाना। ऑर्गेनाइज करना मतलब जो भी आवश्यकता है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना। ये पहला फंक्शन होगा किसका? इंटरप्रीनियर का। अब दूसरे में यहां पर क्या लिखा हुआ है? नए व्यापारिक अवसरों की खोज करना। नए व्यापारिक अवसरों की खोज करने का मतलब जो कंपनी हमारी चल रही है, अब जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको सेल भी करना है, उनके लिए कस्टमरों को ढूंढना, और जो काम हो रहा है उसको कैसे और बढ़ाया जाए जिससे कंपनी और बढ़ सके, या फिर जो हमारा काम चल रहा है वह सही से सुचारू रूप से चल सके, उसके लिए हम लोग कुछ ऐसे प्रयास करें कि जो हमारी सेलिंग है वह कंटिन्यू होती रहे, जिससे कंपनी हमारी चलती रहे। फिर क्या लिखा? यहां पर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। मतलब जो भी नए नए प्रोजेक्ट हम लोग लाना चाहते हैं, कंपनी के बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, सेलिंग बढ़ाना है, हमें प्रॉफिट बढ़ाना है, तो नए नए प्रोजेक्ट लाना पड़ता है। तो नए नए प्रोजेक्ट के लिए सोचना, लाने का मतलब सोचना पहले, फिर उनकी प्रिपरेशन करना, उनकी रिपोर्ट बनाना कि इस प्रोजेक्ट के बारे, उस प्रोजेक्ट के बारे में कि इस प्रोजेक्ट को कैसे चलाया जाएगा, कैसे इसका मतलब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, कैसे इससे बिजनेस बढ़ेगा, कैसे इससे प्रॉफिट आएगा, इस तरह की एक रिपोर्ट तैयार करना। फिर क्या लिखा? संस्था की आवश्यकताओं के हिसाब से पूंजी की व्यवस्था करना। तो जो मालिक होता हम सभी जानते हैं, जो भी कंपनी है वह चल रही है, अब उसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती हैं, चाहे एम्प्लॉय की सैलरी देना हो, रॉ मटेरियल मंगवाना हो, या जो कंपनी के अंदर खर्चे हो रहे हैं एक प्रोडक्ट को बनने में। एक प्रोडक्ट बनता है उसकी पहले लागत लगाना पड़ती है, तब कहीं वह सेल होता है, फिर उससे प्रॉफिट मिलता है। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें जितने भी टाइप्स के खर्चे आ रहे हैं उन सबकी व्यवस्था करना, उसके लिए पूंजी की व्यवस्था करना। तो ये हो गया चौथा पॉइंट। अब क्या लिखा? डेवलपिंग एंड अडॉप्टिंग इनोवेशंस। क्या लिखा? नवकरणों का विकास करना और अपनाना। 5 नंबर में ऐसा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, जैसे भी दुनिया हमारी बढ़ रही है, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं मार्केट में। अब हमारा प्रोडक्ट अगर पुराना ही धड़ल्ले से चलेगा तो नए प्रोडक्ट आ गए हैं मार्केट में तो चलेगा नहीं। तो नई जो जनरेशन आ रही है उसमें नई चीजें आ रही हैं, उनको एक्सेप्ट करना और उनके हिसाब से अपनी कंपनी को डेवलप करना। फिर क्या लिखा? इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज। जो भी हमारे सोर्सेस हैं, रिसोर्सेस हैं जो कंपनी में ऑलरेडी हैं, और जो एम्प्लॉय हैं, इस तरह के जो भी हमारा सिस्टम है उसको सही से उपयोग करवाना, क्योंकि मालिक खुद नहीं करता है,
लेकिन जो हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध हो, चाहे एम्प्लॉय हैं, चाहे मशीनरी है, चाहे और अदर सोर्सेस हैं, उनसे अपना प्रॉफिट बढ़ाना, और प्रॉफिट यदि बढ़ाना है काम, तो उसके लिए इन सब चीजों से काम सही से लेना पड़ेगा। तो इसके लिए भी हमारा जो भी मेन चलाने वाला कंपनी को वह जिम्मेदार रहता है। यदि वह सही से काम नहीं करेगा, देख रेख नहीं करेगा, तो ये सारे हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वह सही से काम नहीं करेंगे, और वह लापरवाही करते हैं, वो काम सही से नहीं करते। फिर क्या लिखा, सहायक विकास कार्यक्रम में भाग लेना। अब जो भी हमारे डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलते रहते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, और यदि हमें मार्केट में रहना है तो कैसे हमें काम करना पड़ेगा, किस तरह कंपनी का डेवलपमेंट होता है, कैसे गवर्नमेंट योजनाओं को फायदा उठाया जा सकता है, कैसे गवर्नमेंट की में हम लोग हिस्सेदारी दे सकते हैं, इन सब के बहुत सारे क्या होते हैं, प्रोग्राम होते रहते हैं। तो उन प्रोग्रामों में शामिल होना, पार्टिसिपेट करना। फिर 8 नंबर में क्या लगा, डेवलपिंग एन इफिशिएंट मार्केटिंग सिस्टम। इसका मतलब होता है जो भी कंपनी होती है जो प्रोडक्ट बनाती है, अब वो प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट कहां जाएगा, मार्केट में जाएगा, उसके लिए कस्टमर चाहिए। तो अपने जो कस्टमर है उन पर फोकस करना, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना, उनको अच्छी सर्विस प्रदान करना, जिससे हमारा एक मार्केट फिक्स रहे कि हमारे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं कम से कम यहाँ तो सेलिंग होंगे ही। इसके अलावा और भी कस्टमर की खोज करना है, नए नए मार्केट तैयार करना है। नए नए मार्केट तैयार करने का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर हमारा प्रोडक्ट अच्छे से चल सके, वहां पर उसकी अच्छी सेलिंग हो सके। तो इसे क्या बोलते हैं हम, डेवलपिंग एन एफिशिएंट मार्केटिंग सिस्टम। तो ये जो काम मैंने यहां पर गिनाए, यहां पर हम लोग समझ रहे थे कि जो किसी कंपनी का मालिक है, कोई व्यक्ति या कोई बिजनेसमैन है, तो अपने बिजनेस को वह कैसे चलाता है, क्या क्या उस व्यक्ति को करना पड़ता है, तब उसका बिजनेस रन करता है, मतलब चलता है, उससे वह प्रॉफिट कमाता है। यहां पर वह हम समझने की कोशिश कर रहे थे। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब यहां पर हम देखेंगे कि जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है, किसी कंपनी का मालिक या कोई बिजनेसमैन, उसका किसी देश की जो विकास दर होती है, जो डेवलपमेंट होता है, उसमें इसका क्या योगदान होता है, क्या योगदान होता है, ये हमें समझना है। तो फर्स्ट यहां पर पॉइंटों में लिख दिया, इन पॉइंटों को आपको समझना है, उन्हीं के बारे में लिखना है। जैसे कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, क्या होता है जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म आप लोग सभी जानते होंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर लिखा कैपिटल फॉर्मेशन। इन दोनों का बड़ा एक दूसरे से संबंध है। हम जीडीपी का मतलब होता है कि जो हमारे देश में, किसकी बात कर रहे हैं हम, एंटरप्रेन्योर की, जो बिजनेसमैन है उनसे बड़ा अच्छा संबंध होता है। जैसा हमने देखा है कि अच्छी ग्रोथ होती है यदि इंडस्ट्रीज में, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, यदि किसी देश के अंदर इनकी अच्छी ग्रोथ होती है तो भारत की जीडीपी भी बढ़ती है। क्योंकि हम जानते हैं ये जो हमारे इंडस्ट्रियल जो एरिया होते हैं उसमें जो कमाई होती है वह सब एक दूसरे से किससे रिलेटेड होते हैं, लिंक होते हैं, हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है उससे रिलेटेड होते हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट है उसके लिए नई नई ब्रांचें ओपन होती हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका विस्तार होता है, तो कहीं ना कहीं हम कहां से, बैंक से पैसा लेते हैं, और जो प्रोडक्ट हमारा बिकता है वो भी हम बैंक में ही जमा करते हैं। इसके अलावा जो हम लोग टैक्स भरते हैं वह भी गवर्नमेंट को देते हैं। तो इससे जो हम टैक्स भरते हैं, जब प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिकेगा उससे क्या होगा, टैक्स भी गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, उससे उसकी जीडीपी भी बनेगी, और जो कैपिटल फॉर्मेशन है वह भी बैंकों पर और जमा होगा। इस तरह क्या होता है, जो हमारा उद्यमी रहता है या जिसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर रहते हैं, उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है किसी देश के डेवलपमेंट में, खासकर जीडीपी और कैपिटल फॉर्मेशन में। तो उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। थर्ड क्या लिखा हुआ है, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, ये भी आप जानते होंगे।
कोई भी कंपनी जो भी चल रही है, यदि उसकी सेलिंग ज्यादा से ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वह क्या करता है, अपनी सेलिंग बढ़ाने के लिए, अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या करेगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, इंप्लॉय रखेगा, अपने प्लांट का विस्तार करेगा, और ज्यादा मशीनरी की जरूरत पड़ेगी तो मशीन पे काम करने वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी, प्लांट में काम करने वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी, नए नए इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी, लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो कह सकते हैं तो कंपनी क्या करती है, लोगों को नौकरी पे रखती है, और नौकरी पे रखना क्या कहलाता है, लोगों को रोजगार प्रदान करती है। ये भी डायरेक्ट हमारे देश से जोड़ता है, क्योंकि लोगों को जब रोजगार मिलेगा तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और डेवलपमेंट होगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा तो उससे क्या होगा, लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तो यहाँ पर तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंटों का मतलब समझ गए होंगे, जीडीपी का मतलब समझ गए होंगे, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब समझ गए होंगे। जो स्टार्टिंग की जो दोनों है, ये दोनों जो भी प्रोडक्ट की किसी कंपनी की सेलिंग होती है उससे जो प्रॉफिट होता है, और जो हमारी इंडस्ट्रीज के द्वारा जो टैक्स पे किया जाता है और बैंकों से लोन उठाया जाता है, फिर उस लोन को पे किया जाता है, इन सब से संबंधित थे। जबकि तीसरा पॉइंट था नौकरी देने से संबंधित था। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फिर क्या लिखा, अन्य लोगों के लिए व्यवसाय के अवसर उत्पन्न करना। फोर्थ में अन्य लोगों के लिए व्यवसाय के अवसर उत्पन्न करना, इसका मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे समझे। कोई भी कंपनी जब ओपन होती है तो वह अकेले ही सारे काम नहीं करती है, छोटे छोटे लोगों को, कई लोगों को वह रोजगार देती है। जैसे मान लो एक मारुति बनाने वाली कंपनी है। अब मारुति बनाने वाली कंपनी है तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं मारुति के, आपने देखे होंगे। यहां तक कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट्स होते हैं, हो सकता है कुछ कंप्यूटर वाले पार्ट्स हों, और जो मैकेनिकल से रिलेटेड पार्ट्स हैं वो भी हैं। तो सभी पार्ट्स एक ही कंपनी नहीं बनाती, और कंपनियां हैं, इन पार्ट्स, जो पार्ट्स की जरूरत पड़ती है, और भी अदर कंपनियां हैं जिनको क्या करती है, उनसे पार्ट्सों को बनवाती है। उनसे दूसरी कंपनियों से पार्ट्सों का बनवाना मतलब कहलाता है दूसरों को व्यवसाय के अवसर प्रदान करना। अपनी जरूरत के लिए दूसरी कंपनियों से किसी पार्ट्स को बनवाना, खरीदना, या कोई अदर चीज खरीदना, बनवाना, तो एक इसका मतलब होता है कि दूसरों को व्यवसाय के अवसर उत्पन्न कराना। इस तरह मान लिया, मैंने एग्जांपल लिया था कि मारुति कंपनी अपनी एक मारुति की पूरी गाड़ी कंप्लीट कर पाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक बिजनेस से और भी अदर लोग जुड़े रहते हैं। ये भी वर्ड आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर क्या होता है, इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक इफिशियंसी, आर्थिक कुशलता में सुधार। तो ये क्या, 5वां नंबर में क्या लिखा था, इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक इफिशियंसी। इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक इफिशियंसी का मतलब जो हमारे पास है, जैसे हमारा प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन को और अच्छा बनाना, प्रोडक्शन को और अच्छा बनाना, जो हमारा वेस्टेज हो रहा है उसको कम करना, जिससे हमारी जो इकोनॉमिक इफिशियंसी वो बढ़ सके, मतलब जो हमारी कमाई का जरिया हुआ है बढ़ सके। जो मजदूर काम कर रहा है उनको और अच्छी ट्रेनिंग वगैरह करा के उनसे और अच्छा काम लेना, जिससे हमारी जो भी रिसोर्सेस हमारे, उनको वह और अच्छे से यूज कर सके। मतलब जो हमारे पास है उसी को बहुत अच्छे से यूज करके अपनी इकोनॉमिक जो भी हमारी फायदा है, बेनिफिट है, उसको बढ़ाना। उम्मीद है समझ गए होंगे। ये इफिशियंसी का मतलब होता है जो हमारे पास है उन्हीं चीजों को अच्छे से यूज करना, जिससे हम और ज्यादा बेनिफिट ले सकें जो हमारे पास साधन है उसी से। जैसे मैंने बताया, हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाना, जो हमारे वर्कर काम कर रहे हैं उनकी इफिशियंसी को इंक्रीज करना, वेस्टेज को कम करना, या कोई और साधन है इफिशियंसी को बढ़ाने का, उनको वहां पर अप्लाई करना। फिर क्या लिखा, आर्थिक गतिविधियों के स्वरूप एवं क्षेत्र में वृद्धि। आर्थिक गतिविधियों के स्वरूप और क्षेत्र में वृद्धि, इसका मतलब है, इसका जो हमारे पास है, जो हमारे पास है उससे पैसे कमाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको और विस्तार दे सकते हैं। विस्तार का मतलब है कि जो हमारे पास प्रोडक्शन हो रहा है, यदि हम उसकी सेलिंग बढ़ा सकते हैं तो उसकी सेलिंग बढ़ाना, यदि सेलिंग बढ़ जाती है तो हमारा जो काम है उसको और विस्तार करना, मतलब प्रोजेक्ट को और बढ़ाना। हमारे पास एक कंपनी है तो हो सकता है दूसरी यूनिट बढ़ाना पड़े,
या हमारे पास प्रोडक्शन रेट अगर मैंने बढ़ा लिया है तो उस प्रोडक्शन को जो हमारी खपत सेलिंग हो रही है उसको कैसे बढ़ाया जाए, फिर जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको कैसे जल्दी पूर्ति की जाए। उसके लिए दो रूप है। स्वरूप का यहाँ पर क्लियर लिखा कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके नेचर को बढ़ाना, नेचर मतलब जिस टाइप का है उसमें और विस्तार करना। क्षेत्र में वृद्धि का मतलब हमारे प्रोजेक्ट को डबल करना, ट्रिपल करना, इस ऐसा मतलब कर देना ही नहीं होता है। उसके बारे में सोचना, उस पर विचार करना, फिर उसको उस पर हमें अमल करना, ऐसा बोल सकते हैं। फिर क्या लिखा, इम्पैक्ट ऑन लोकल कम्युनिटीज। और जो हम काम कर रहे हैं, यदि किसी जगह मेरा प्लांट है, काम कर रहा है, वहां के लोगों को हम कैसे प्रभावित करें, कैसे उनकी मदद करें, कैसे उनसे काम लें, कैसे उनको रोजगार दें। जैसे छोटे छोटे जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चलाती रहती है, बहुत सारे गरीब लोग होते हैं, चाहे वो किसी समुदाय से जुड़े हों, आदिवासी हों, या छोटे छोटे रोजगार काम करने वाले हों जिनसे हम कुछ काम करवा सकते हैं। ऐसे लोगों को काम देना जिससे उनकी जो आर्थिक स्थिति उसमें सुधार हो सके। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्या लिखा हुआ है, अन्वेषण, प्रयोग एवं साइज की भावना का पोषण। इसका मतलब होता है, अगर नॉर्मल हम वर्डों में बोले, जरूरी नहीं कि जैसा लिखा आप वैसे ही लिख कर आए, हम अपने मन से जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसी को भी आप लिख दें तो भी चलेगा। इसका मतलब होता है जो हम काम कर रहे हैं उससे कुछ सीखना, कुछ नया करने की कोशिश करना, उसके लिए साहस दिखाना, मतलब रिस्क लेता है। ये जो बिजनेसमैन होते हैं जिन्हें हम एंटरप्रेन्योर या फिर उद्यमी बोलते हैं, इनका काम होता है रिस्क लेना। तो क्या करना है, नए कामों के लिए साहस दिखाना और उन पर काम करना, लोगों से सीखना और उन पर क्या करना, जो भी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं यहां पर, नई नई कंपनी जो रहती हैं वो विस्तार के बारे में बहुत मतलब सोच समझ कर सोचती हैं। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो कि बहुत साहस रखते हैं, उन्हें थोड़ी सी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है और वह उस पर काम करने लगते हैं। मतलब उनको एक आशा जागती है कि यहाँ पर इस मार्केट में हमारा प्रोडक्ट इस टाइप का चल सकता है और वह उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। मतलब ये क्या, उनका साहस है, एक रिस्क होती है उनके लिए, लेकिन फिर भी वह काम करते हैं, है ना। तो आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब यही होता है कि मार्केट की कंडीशन के हिसाब से हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि यहाँ पर हमारी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। मतलब यहाँ पर हम किसी प्रोडक्ट को क्या ला सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट नया ला सकते हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो यहाँ पर हमारा सेल हो सकता है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में सोचना। उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। ये जितना भी मैंने समझाया है इन सब की मतलब डिटेल्स में पीडीएफ में लिखा हुआ है, उस पीडीएफ को आप जरूर पढ़ें। जितना मैंने समझाया हुआ है आपको वहां पर लिखा मिल जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर पीडीएफ मिलेगी और वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।